बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान के इस ऐलान के बाद और अदालती हुक्म के बाद कि अब पब्लिक गैदरिंग्स नहीं होंगी क्योंकि कोरोना की जो दूसरी लहर है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जलसे जो अपोजिशन के हैं, PDM के, वो उसी तरीके से जारी हैं। अब कल मुल्तान में जलसा है, हुकूमत कोशिश कर रही है कि ये जलसा ना हो, लेकिन ऑब्वियसली जो अभी तक इत्तलात हैं, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन PDM बज़द है ये जलसा करने पे। प्रोग्राम में आज ऑब्वियसली ये भी बात करेंगे कि कोरोना के हवाले से क्या हुकूमत सोच रही है, इसकी ये जो दूसरी लहर है ये क्यों ज़्यादा ख़तरनाक है बनिस्बत पहली लहर के। इस पे कुछ एक्सपर्ट्स प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन जो हमारा पहला सेगमेंट है आज, उस हवाले से जो हम बात करेंगे वो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की है। कराची जो ऑब्वियसली मुल्क का फाइनेंशियल हब है और हर ही दौर में हम देखते हैं कि हर हुकूमत बड़े बड़े ऐलानात करती है कि कराची के लिए इतने पैकेज का ऐलान कर दिया गया है, कराची में हम ये सहूलियात फराहम करेंगे, लेकिन कराची के हालात तो हर गुज़रते दिन के साथ ऑब्वियसली बुरे ही होते चले जा रहे हैं। अगर हम अभी इस साल की बात करें तो ज़्यादा दूर की बात नहीं है जब वज़ीर आज़म इमरान खान सितंबर 2020 में उन्होंने कराची का दौरा किया था, और जो इस साल जुलाई अगस्त में बारिशें हुई थी उसके बाद जो ऑलरेडी तबाह हाल वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मज़ीद डिस्ट्रॉय कर दिया इन बारिशों ने। और उसके बाद ये ज़रूरत महसूस की गई कि अब हमारी सियासी जमातें सियासी इख्तलाफात भुलाते हुए इकट्ठी हों और कराची के लिए कुछ करने का सोचें। सो वज़ीर आज़म ने कराची के लिए 1100 अरब रुपए के पैकेज का ये ऐलान किया था। वज़ीर आज़म ने इसको तारीख़ी पैकेज का नाम दिया। कहा गया कि ये वो पैकेज है जो पाकिस्तान की और कराची की तारीख़ में पहले कभी नहीं दिया गया किसी हुकूमत की तरफ से। अब जो मजमूई रकम है, जिस तरह से बताया गया कि 1.1 ट्रिलियन रुपीस की, उसको 5 अहम शोबों में ख़र्च करने के हवाले से बताया गया। कहा गया कि 92 अरब रुपए जो हैं वो पानी की फराहमी के मंसूबों पर खर्च किए जाएंगे। 267 अरब रुपए जो हैं वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बरसाती पानी के निकासी और दोबारा आबादकारी के मंसूबों पर खर्च होंगे। और इसके अलावा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान के लिए भी 141 अरब रुपए इसमें रखे गए। सड़कों के मंसूबे की बात करें तो उसमें 41 अरब रुपए और मास ट्रांजिट, रेल और रोड ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए 572 अरब रुपए जो हैं वो रखे गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदानी ने इसका खैर मकदम तो किया, लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही हमने देखा कि फिर से सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत की ये बहस चल पड़ी और इस पे बयानात आ गए कि किसका कितना हिस्सा है। सूबाई हुकूमत कहने लगी कि हमारा शेयर जो है वो ज़्यादा है और वफाक ने बहुत कम शेयर रखा है। अब कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के अंदर अभी हमने देखा थर्सडे को इस हवाले से मीटिंग भी हुई जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने चेयर की, जिसमें आर्मी चीफ भी मौजूद थे। अब उसमें ये बताया गया कि इसमें तकरीबन 100 मंसूबे हैं कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में, लेकिन बहुत सारे मंसूबे ऐसे हैं जिनका हम जिक्र बड़े अरसे से सुन रहे हैं। और उसमें सबसे पहले तो अगर हम बात करें ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट की, जिसको 2018 के आम इंतखाबात से पहले मुकम्मल किया जाना था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अगले साल के वस्त में ये मुकम्मल होगा। इसके अलावा K4 वाटर सप्लाई जो प्रोजेक्ट है 2007 में इसको प्लान किया गया, 2011 में बाकायदा तौर पे इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू हुई, लेकिन अभी तक इस पर एज सच हमें नज़र नहीं आ रहा कि ये कब तकमीली मराहिल में पहुँचेगा। इसके अलावा जो कराची सर्कुलर रेलवे है वो भी फ़िलहाल जारी है। रोज़ इस हवाले से बयानात तो सुनते हैं कि जल्द मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बरहमी का इजहार भी करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ 2 महीने की डेडलाइन दी हुकूमत को इसको मुकम्मल करने के लिए। इन तमाम चीज़ों के हवाले से ये बात करेंगे और हमारे जो मेहमान होंगे, आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप, और अतीक मीर साहब हमारे साथ, चेयरमैन ऑल कराची ट्रेडर्स इत्तेहाद। एक मुख्तसर सा वक्फा और वक्फे के बाद वापस आकर हम दोनों अपने मेहमानों से इस हवाले से बात करेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से पहले सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं। आरिफ हबीब साहब और अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप दोनों से मेरा एक ही सवाल है। आरिफ हबीब साहब, आपसे आगाज़ किए देते हैं कि आप भी ऑब्वियसली इतने सालों से देख रहे हैं कि कई हुकूमतें आईं, चाहे वो फ़ौजी हुकूमतें थीं या सियासी हुकूमतें थीं, सभी ने कहा कि कराची के लिए जो काम हमने किया है हमसे पहले किसी हुकूमत ने नहीं किया। फिर पैकेजेस अनाउंस किए जाते थे, बहुत बड़े बड़े मंसूबों के नाम हमें गिनवाए जाते थे। अब 17 साल तो मुझे भी हो गए जर्नलिज्म में और कराची पे प्रोग्राम्स इसी तरीके से करते हुए, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि हालात ख़राब होते जा रहे हैं इस शहर के। अगर मैं आपसे ये जान सकूं कि आपकी नज़र में ये जो तबाही है, ये जो डिस्ट्रक्शन है कराची के, इतने इश्यूज जो बढ़ रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? आई थिंक एक तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो इस बात पर है कि अनफॉर्चुनेटली हम लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को जो है वो डेवलप नहीं कर सके। पहले मुशर्रफ साहब के ज़माने में कुछ जो है उस पर हमने देखी थी कि कुछ प्रोग्रेस हुई थी, जिसकी वजह से कुछ हमने देखा कि काम जो है वो होता हुआ नजर आता था, जो नाकाफी था लेकिन फिर भी कुछ कम था उससे जिससे नेमतुल्लाह साहब थे या मुस्तफ़ा कमाल साहब थे, उस पीरियड में हमें काम कुछ जो है वो नजर आया। फिर लास्ट इलेक्शन से पहले भी थोड़ा बहुत काम जो हुआ, जो बहुत ही नाकाफी जो था। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर किसी एक फैक्टर की हम बात करें तो वो ये फैक्टर है कि जो कराची के स्टेक होल्डर्स हैं उनके हाथ में किसी किस्म की भी जो है वो अथॉरिटी नहीं है, उनकी से इसमें नहीं है, और उसकी वजह से जो है वो कराची इस तरह जो है तबाह हाल है। ठीक है, कराची के जो लोग हैं, जो असल स्टेक होल्डर्स हैं, उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप समझते हैं कि ये वजह है? और दूसरा, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो मजबूत नहीं हो सका, लोकल बॉडी सिस्टम मजबूत नहीं हो सका, ये वजह है। अतीक मीर साहब, यही सवाल आपसे कि आप किसको समझते हैं जिम्मेदार इस शहर की तबाही का? और आपको अगर याद पड़े तो वो कौन सा टाइम था जब आप कह सकें कि जी कराची के हालात उस ज़माने में बहुत अच्छे थे? देखिए, मुशर्रफ दौर में कुछ काम हुआ था और उस वक्त ऑल एंड ऑल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट थी, मुस्तफा कमाल ने काम किया, इसमें दो राय नहीं है। नेमतुल्लाह खान साहब ने बड़े जज्बे से काम किया, उसमें भी दो राय नहीं है। उसके अलावा इतना शद्दोमत से तरक्याती काम हुए नहीं। फिर इसका बिगाड़ जब शुरू हुआ, ये पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा ने इस निज़ाम को दोनों ने मिलके जिस तरीके से तब्दील किया, और ये जिस तरह भी आरिफ हबीब साहब ने कहा कि लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसे इस हद तक बिगाड़, क्या लफ्ज होता है, मस्क कर दिया गया कि हमने देखा कि एक इदारा जो काम करना चाहता है तो दूसरा उसके रास्ते में आड़े आ जाता है। सियासी बुनियादों पर कोशिश की गई कि ये कोई एक नंबर स्कोरिंग का गेम ना बन जाए, ये कोई कारकर्दगी, अगर इस एक फलां पार्टी के नुमाइंदे ने कोई कारकर्दगी दिखा दी तो इनकी पार्टी का नंबर बढ़ जाएंगे। तो बजाय इसके कि कोई काम करता, उल्टा काम यानी टांग अड़ाने का जो सिस्टम है वो राइज हो गया। आज मैं समझता हूं कि इस निजाम को फौरी तौर पर खत्म कर देना चाहिए। एक नया सिस्टम जिसमें एक अख्तियार, देखें मेयर कराची है, अगर वो मेयर है सब कुछ है, उसे क्यों नहीं इख्तियार देते? आपने अभी जितने भी महकमे हैं इनकी बंदर बांट हुई। हुकूमत सिंध ने मुनाफा खोरी के जितने भी इदारे थे वो तो रखे अपने पास, वो डीएमसी को दे दिए, जो मीठा मीठा था वो इस तरफ चला गया। केएमसी को वो इदारे दे दिए जिसमें कोई खास रेवेन्यू नहीं था। अब फिर पूरा अरसा एक ही लड़ाई होती रही। वो मेयर कहता रहा कि मेरे पास अख्तियार नहीं है, हुकूमत कहती रही कि हमने इतना फंड दे दिया है, ये खुर्द-बुर्द हो गया। तो इसको कौन देखेगा, कौन समझेगा? मैं एक बात तो जो बिल्कुल बबांगे तुल कह सकता हूं कि कराची के लिए मुख्तस किए गए तरक्याती फंड आज तक 25% भी उनका इस्तेमाल नहीं हुआ। इतनी बड़ी करप्शन है, इसीलिए हमने वेलकम कहा था जब 1100
25% भी आप कह रहे हैं कि इस्तेमाल नहीं हुआ आज तक, जितनी भी हुकूमतों ने जो भी पैकेजेस अनाउंस किए हैं। अच्छा, अब ये हालिया पैकेज पे जरा आते हैं आरिफ हबीब साहब। 1.1 ट्रिलियन रुपीस अनाउंस किया गया। वजीर आजम ने भी कहा कि तारीखी पैकेज है, आज से पहले कभी किसी हुकूमत ने इतने पैसे कराची के लिए मुख्तस नहीं किए। अब जब से ये चीज़ शुरू हुई है सितंबर से वजीर आजम के ऐलान के बाद से, और कहा गया था कि इसको वॉर फुटिंग पे काम करेंगे, जो म्यूनसिपल इशूज़ हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के इशूज़ हैं इस शहर के, आपको क्या प्रोग्रेस अभी तक नजर आई है? देखिए, जहाँ तक कि आई थिंक पैकेज की अमाउंट का ताल्लुक है, काफ़ी सफिशिएंट नज़र आती है। और जो प्रोजेक्ट्स जो है आपने भी उनको गिनवाया, वो सारे बहुत ही अहम प्रोजेक्ट हैं कराची के लिए। एंड आई थिंक इसकी कंप्लीशन से डेफिनेटली जो है कराची को एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो मिलेगा। लेकिन मेरी नज़र में सादिया, इस काम की एग्जीक्यूशन के लिए, क्योंकि सिर्फ फंड एलोकेट हो जाना और अनाउंसमेंट हो जाना है वो काफ़ी नहीं है। असल बात तो यह है कि उनकी एग्जीक्यूशन जल्द अज जल्द हो, एफिशिएंट तरीके से, कॉस्ट एफिशिएंट। अब उसके लिए तमाम जो अथॉरिटीज़ हैं, जैसे उसमें फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, इसमें लोकल जो है वो गवर्नमेंट है, जिसको ये मेयर के अंडर जो है, और फिर कामिन जो है वो फौज पे नजर आता है। तो आई थिंक इन सब में आपस में जो है वो एक बहुत ज्यादा अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप की जरूरत है, क्योंकि सब पार्टनर्स हैं इसमें। उन्होंने इसमें फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर रही है। तो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो पॉलिटिकल नॉइज चल रहा है, उसमें जो है वो ये डर महसूस होता है कि इस एनवायरनमेंट में आई डोंट नो किस हद तक उनकी आपस में जो है वो वर्किंग रिलेशनशिप है। और हम मैं यही सवाल आपसे करने लगी थी कि आपको देखें, कराची के हालात ने ऑब्वियसली इतने पॉलिटिकल राइवल्स को मजबूर किया कि वो इकट्ठे आए, बैठे, वजीर आजम आए, सीएम सिंध उनके साथ बैठे हुए थे। लेकिन उसके बाद वो जो राइवलरी है वो बड़ी जल्दी शुरू हो गई बयानात की कि भाई हमारा 800 अरब शेयर है, तुम्हारा 300 अरब है, हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। फिर उसके 1 महीने के बाद और बयानात आना शुरू हो गए। सो ये जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है या ये जो रेस लगी हुई है क्रेडिट लेने की, ये क्या इन हालात को सही होने देगी इस शहर के? आई थिंक जो बयानात के हद तक जो है वो तो यानी पाकिस्तान का एक कल्चर है, वो शायद रहे। लेकिन आई थिंक उनकी आपस में जो है वो सीरियस मीटिंग्स जो है वो होनी चाहिए, आपस में वर्किंग रिलेशनशिप। और ख़ास तौर पे जो हमारा जो इदारा है, फौज का इदारा, उसमें शामिल है, वो इसको इंश्योर करे कि ये इसके ऊपर जो है वो काम हो। देखिए सादिया, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स आपने जो गिनवाए, उसमें थोड़ी सी जल्द या बदेर इम्प्लीमेंटेशन हो तो चले, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिसमें हमारे पास वक्त बहुत कम है, और अभी दोबारा बारिशें जो है, अगला जून जुलाई आ जाएगा तो बारिशें जो है वो सर पर होंगी। और उसके लिए जो काम करने की ज़रूरत है वो वॉर फुटिंग पे काम करने की ज़रूरत है, और उसको बहुत तेज़ी से जो है वो काम होता हुआ नज़र आना चाहिए और काम होना चाहिए, तब जाके आप, वरना फिर अगली बारिशों में जो मुश्किलात इस साल हुई, और अभी तो फोरकास्ट भी है, आपको पता है कि अगले कुछ साल जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह जो है वो कराची में बहुत बारिश के खतरात हैं। तो उस पर काम तेज करने की जो है मैं समझता हूँ बहुत जरूरत है। बिल्कुल सही। मीर साहब, आप क्या समझ रहे हैं? जो हम कह रहे हैं कि ऑब्वियसली रकम बहुत बड़ी मुख्तस की गई, लेकिन असल चीज़ ये है कि ये सही प्रोजेक्ट्स पर सही जगह पर खर्च होती है या नहीं। आप क्या इसकी प्रोग्रेस से मुतमईन हैं? और थर्सडे को ऑब्वियसली आर्मी चीफ भी उस मीटिंग में मौजूद थे जिसमें बताया गया कि जी 100 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के अंदर। देखिए, कराची में प्रोजेक्ट तो बहुत से शुरू हुए। ग्रीन बस का देखें मंसूबा था, लेकिन हो ये रहा है कि इस वक्त वफाक और सिंध हुकूमत, ये दोनों एक दूसरे के, सिंध ने हुकूमत ने हर उस काम की नफ़ी अपने पर फर्ज कर ली है जो वफाक के ऐलान करे। ये देखें 1100 अरब रुपए
इस पे हमने इसलिए इसको वेलकम कहा था कि ये ऐसे हाथों से खर्च करने की बात की गई थी जो माजी के वो हाथ नहीं है, जो करप्ट हैं। अब मैं अब भी कहता हूं कि आप 1100 क्या 11,000 अरब भी अगर उन हाथों को दे दें जो कराची में जिन लोगों ने माजी में खर्च किए, तो कराची की हालत संवर नहीं सकती। उनका विल ही नहीं है, उनकी विल ही नहीं है कि पैसे लगाए जाएं। अच्छा। यही सबब है कि ये सबसे बड़ी बात इसमें करप्शन है। हर वो मंसूबा रोक दिया जाता है जो वफाक शुरू करती है, तो फिर इस लड़ाई को कौन खत्म करेगा? कौन को तीसरा हाथ कौन हो? अब बहुत लाजिम है या तो आर्मी के लोग बिठा दिए जाएं जो इस 1100 अरब रुपए के अखराजात की निगरानी करें, और वो लोग मुकर्रर किए जाएं जो स्टेक होल्डर्स हों। वरना मैं नहीं समझता ये जूं अच्छा। ये सियासत इस निजाम में आती जाएगी, ये लोकल गवर्नमेंट में ये बिगड़ता चला जाएगा। आप कह रहे हैं सियासी लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए, आप कह रहे हैं कि वो करप्शन जो है वो फिर वही होगी, वही लोग हैं जिनके हाथों में पैसा जाएगा। आप कह रहे हैं आर्मी निगरानी करे, ये वही लोग हैं। सियासत के जहर से बल्दियाती निजाम को पाक करना होगा तो ये आगे बढ़ेगा, वरना बंदर बांट होगी, छीना झपटी होगी। अच्छा। एक दूसरे के कामों को रोका जाएगा। एक अजीब ये नफसा नफसी की सूरत हाल है। इसलिए कराची उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकता जब तक कि फंड सही हाथों से खर्च ना हो। देखें, अल्लाह को रहम आ जाए तो अलग बात है, सही। लेकिन बारिशों में ये भी तो बड़ी अजीब बात है ना कि जब नाले साफ करने हो कराची में तो फौज आ जाए, बारिशें ज्यादा हो जाती हैं, लोग फंस जाते हैं, उनको निकालने के लिए फौज आ जाए तो किसी सियासी हुकूमत को एतराज नहीं होता। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि जी उन फंड्स की, क्योंकि बड़ी रकम है 1100 और हमने 1100 अरब की, और बड़ी दफा हमने देखा है कि माजी में करप्शन हुई है, फौज निगरानी करे तो उस पर जरूर एतराज होगा सियासी जमातों को। और ये हम सुनते भी रहते हैं कि भाई फौज क्यों आए, क्योंकि आप अपना काम कर नहीं सकते। मुझे इसी से एक और सवाल याद आ गया, मुझे शब्बर जैदी साहब की स्टेटमेंट याद आ गई, आरिफ हबीब साहब, ये जो फौज की इन्होंने बात की, वो तो खैर ऑब्वियसली एफबीआर के हवाले से बात कर रहे थे और दीगर मुलाकातें जो बिजनेसमैन की आर्मी चीफ के साथ होती थी, तो वो कहने लगे कि भाई जितने, हालांकि कराची इशू पे भी ऑब्वियसली आई एम श्योर बिजनेसमैन जो हैं वो मिले थे आर्मी चीफ को, तो वो कह रहे हैं कि जितने भी बिजनेसमैन जो हैं वो आर्मी चीफ के पास जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने मकासद के लिए जाते हैं, वो कहीं पर भी कोई ऐसी राय नहीं देते जो कि कंस्ट्रक्टिव हो या उनकी तरफ से कुछ ऐसा इनपुट नहीं आता जिससे चीज़ें बेहतर हो सकें। वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपने लिए फेवर्स मांगने जाते हैं। इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? नहीं, आई थिंक ऐसा नहीं है। जब भी इस किस्म की जो मीटिंग्स होती हैं, चाहे आर्मी चीफ के साथ हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर के साथ हो, चाहे चीफ मिनिस्टर्स के साथ हो, सारे के सारे जो बिजनेसमैन हैं वो सेल्फलेसली जो है वो नेशनल इंटरेस्ट की बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट से ही हमारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। ये तो हो नहीं सकता कि हम ये कहें कि हम इंडिविजुअली जो है वो प्रोग्रेस करेंगे और मुल्क प्रोग्रेस नहीं करेगा। मुल्क प्रोग्रेस करेगा तो ही सब लोग जो है वो प्रोग्रेस करेंगे। तो ये जो इंडस्ट्री को भी जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एक्चुअली वो कंपनी चलाते हैं, उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, उसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, उसमें वर्कर्स होते हैं, उसमें एम्प्लॉइज होते हैं, सब होते हैं। तो आई थिंक मेरी नज़र में जहां तक के राय का ताल्लुक है, जहां तक के आइडियाज का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ इतनी डिस्कशन होती है, सबको पता है कि हमारे कराची के मसाइल क्या है, उसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है। तो मेन चीज है वो ये है कि इन को हल करने के लिए एग्जीक्यूशन जो है वो कितनी एफिशिएंट है। उसके लिए जाहिर है हमारे जो ये इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन, आप भी ये समझते हैं कि फौज को निगरानी करनी चाहिए, चाहे वो फंड्स हों या प्रोजेक्ट्स हों, उन पर प्रोग्रेस का जिक्र हो? हमारी फौज है वो बहुत ही, आई थिंक हमारे यहाँ पता नहीं क्यों इस तरीके का एक इंप्रेशन हो रहा है कि अगर फौज हुकूमत को सपोर्ट कर रही है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो या चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो। आप भी देखें ना, हमारे मसाइल थे लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल में फौज का जो है था, लोकस का मसला था, उसमें फौज का कंट्रीब्यूशन जो है वो रहा है। और दूसरे जो कौमी इशूज हैं उसमें फौज एक हमारा अपना इदारा है, और उसमें सिर्फ फौज ही नहीं, आई बिलीव हमारी जो तमाम लोग, मीडिया है, हम जो बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको भी इसमें कंट्रीब्यूट जो है वो करना चाहिए, और उसमें अपने तय जो कुछ अच्छा काम कर सकते हैं
वो उसकी बेहतरी के लिए करें। अनफॉर्चुनेटली हम पता नहीं एक दूसरे को क्यों एक दूसरे का राइवल समझते हैं। हम पार्टनर्स जो है वो बन के काम करें, जिसमें सबका एक अहम रोल है। मैं यही तो बात करी थी अतीक मीर साहब कि ये जब आपके जो सियासी हुकूमतों के करने वाले काम हैं जब वो नहीं हो पाते या वो किसी भी फ्रंट पर डिलीवर नहीं कर पाते तो ऑब्वियसली फिर फ़ौज वो काम संभालने जब आती है तो वो एतराज़ात होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब ये इस किस्म की चीज़ें सामने आती हैं, आपने सही कहा कि उन्हीं हाथों में अगर रकम जाएगी जहाँ पर करप्शन पहले होती आई है तो फिर इस चीज़ की भी क्या गारंटी है कि इस दफ़ा ये सही जगह पर लगेंगे। आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे ये, क्योंकि बिजनेसमैन के किरदार के हवाले से इन अहम कौमी मामलात का जिक्र किया था शबर जैदी साहब ने। मैंने आरिफ हबीब साहब की ओपिनियन जानना चाहिए इसी ज़िमन में। आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से हमारा जो कारोबारी तबका है वो अपना किरदार अदा कर रहा है, चाहे हम कराची के हवाले से बात करें, ओवरऑल इकॉनमी के हवाले से बात करें? देखिए, कराची के ताजिरों की एक सिर्फ देखें कि ये मुकम्मल एक अर्श से फर्श तक गिरने के बावजूद ये नहीं कहते हुकूमत में पैसा दे, ये कहते हैं कि आप हमें एक दफा फिर कारोबार करने का मौका दें, एक बिजनेस एनवायरनमेंट दे दें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर दें। कराची में इतनी वर्थ है कि ये हकीकतन एक बिजनेस का हब इसे जो कहा जाता है वो बिल्कुल एक दुरुस्त बात है। आप सिर्फ एनवायरनमेंट देते हैं, लेकिन ऐसा क्या है, ट्रैफिक का एक जंगल है। आपने खुद अभी फरमाया कि वो नाले साफ करने तो फौज को बुलाया जाए, कोई पुलिस के बस से बात बाहर आती है तो रेंजर आ जाती है। इस तरह हर मामले में देखें फौज को बुलाया जाता है। तो एक मरतबा ये जो फंड मुख्तस किया गया है इसके इजरा के बाद एक बार फौज की निगरानी में दे दें, बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरा शहर फौज की निगरानी में दे दें, और जब वो अपना काम मुकम्मल कर ले तो फिर उसके बाद जो भी फंड से पूरे शहर को फौज की निगरानी में देने पे चले गए। इसके बाद सियासी जमातों की तरफ से बड़ा क्रिटिसिज्म आएगा आप पे अतीक मीर साहब। देखिए, वो इसलिए आएगा कि जब आप किसी चोरों के मोहल्ले में चौकीदार का तकर्रुर करते हैं तो चोरों को तो परेशानी है। ये पैसा किस की निगाह नहीं है। इस तरीके से शहर के लिए मुख्तस किए जाने वाले फंड के लिए कितनी जुबानों से रालें टपक रही हैं इसका आपको शायद अंदाजा नहीं है। इन जुबानों को बंद करना है। ठीक है, आपको एतबार नहीं है इन लोगों पे, आप कहते हैं फंड जो है वो करप्शन की नजर हो जाएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। कोरोना के हवाले से प्रोग्राम के सेगमेंट में हम बात करेंगे। जो पाकिस्तान में कोरोना की बढ़ती शरह है वो 7% तक पहुंच चुकी है। कल एक दिन हमने देखा था कि इसमें कमी आई थी और 6.3% तक ये शरह गई थी, लेकिन इसमें दोबारा जो है वो हम देख रहे हैं कि 7% तक ये पहुंच गई है। इस वक्त मुल्क में इस वायरस से जो मुतासरा अफराद हैं उनकी मजमूई तादाद 3,95,185 है। आज ऑब्वियसली ये भी बताया गया कि वो कौन से 5 शहर हैं जहां कोरोना का फैलाव बहुत ज़्यादा है या जिन शहरों के बायस कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, उस पर भी आगे जाके बात करेंगे। लेकिन मेहमानों का तारुफ करवा दूं, डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सरबरा कोरोना टास्क फोर्स, और डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चांसलर नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी। आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर अताउर रहमान साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। ये जो सेकेंड वेव जिसको कोरोना की हम कह रहे हैं कि ये पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है, ये ज़्यादा संगीन सूरत हाल इख्तियार करती चली जा रही है। एक तो ये बताइएगा कि क्या इसकी वजह टेस्ट्स का ज़्यादा होना है, या हमारे पिछले प्रोग्राम में मुझे याद है आपने कहा था कि ये जो वायरस है ये म्यूटेट कर रहा है, तो उसके इस चेंज के बाद या ये म्यूटेट करने के बाद आप समझ रहे हैं कि इस नौयत ये ऐसी इख्तियार कर दी है उस वायरस ने कि वो ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहा है? शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि दो जो बड़ी वजूहात हैं मेरे नज़रिए में, एक तो ये है कि हमने एहतियात कम कर दी है। आम तौर पे मिलना जुलना बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हो रहा है। आप दुकानों पे जाएं, सड़कों पे जाएं, अक्सर लोग मास्क नहीं पहने हुए।
तो वो जो शुरू में मार्च अप्रैल में जो एहतियात थी और जो खौफ था, डर था, वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। और बहुत से लोग तो मानते ही नहीं कि कोरोना नाम की कोई चीज़ भी है या नहीं। तो इस एक तो वजह ये बड़ी बन रही है कि हम बेहतियाती कर रहे हैं। दूसरे ये है कि हमने 48 सैंपल्स को अलग अलग जेनेटिक स्ट्रक्चर उनका देखा है और हमें 109 जगह, ये कोई 30,000 मॉलिक्यूल्स का हार है, इट्स अ मॉलिक्यूलर नेकलेस समझ लें, ये आरएनए वायरस जो है। तो उसमें 109 जगह हमें म्यूटेशंस मिली हैं इन मुख्तलिफ सैंपल्स के जो हमने कलेक्ट किए हैं। और ख़ास तौर पे 2 म्यूटेशन बहुत ख़तरनाक हैं कि वो जीन्स जो इसमें नोकें निकली होती हैं, फुटबॉल की तरह है, मॉलिक्यूलर फुटबॉल, और उसमें नोकें निकली होती हैं। तो वो जीन्स ओनी के थ्रू एंटर होता है, वो ये स्पाइक प्रोटीन कहलाती हैं जो ACE2 रिसेप्टर से जोड़ता है और फिर अंदर दाखिल होता है जिस्म के। तो वो जीन्स जो कि स्पाइक 2 प्रोटीन बनाती हैं, वो वहाँ पे म्यूटेशन आ गई है, जिसकी वजह से इसकी एग्रेसिवनेस भी ज़्यादा है और अमवात भी जल्दी हो रही हैं। तो ये काफ़ी हद तक म्यूटेट कर गया है, ये खासा मुख्तलिफ हो गया है उस वायरस से जो कि चाइना में वुहान में पाया गया था। और ये दूसरी वजह है। और तीसरी, सर्दी का मौसम है और ऐसा लगता है कि हो सकता है सर्दी के अंदर ये ज़्यादा फैलता हो। इसके बारे में पहला कोई डेटा नहीं था, ये पहला डेटा हमारे पास आ रहा है। और दूसरे वायरसेस में हमने देखा है कि फ्लू का वायरस और बहुत से वायरसेस जो हैं सर्दी में ज़्यादा फैलते हैं। तो ये 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से ये जो है इस वक्त, और ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है इस वक्त, क्योंकि आप ऑलरेडी 3000 के लेवल पर हैं और ये अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो फिर बहुत ही मुश्किलात पाकिस्तान के लिए पैदा हो सकती है। सही, ये 3 वजह आपने बता दी कि एक तो ऑब्वियसली सर्दी की वजह से है, मौसम ऐसा है, लोगों ने एहतियात करना छोड़ दी है और वायरस म्यूटेट कर रहा है। मैं डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब आपसे भी यही जानना चाहूँगी कि ऑब्वियसली हम ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उस तरीके से लोगों की तरफ से एहतियात वगैरह नज़र नहीं आ रही, लेकिन इस दफ़ा बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो पिछली दफ़ा की निस्बत इस दफ़ा ज़्यादा एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, जिनको सिम्टम्स जो हैं वो एज सच नहीं हैं। उसकी क्या वजह नज़र आ रही है आपको? देखिए जी, बात ये है कि ये जो कोरोना वायरस की वबा है, ये जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी फरमाया, दिस इज ए टोटली अनइवन पेंडेमिक, कि एक मुल्क में ज़्यादा है, दूसरे मुल्क में कम है। और आप जो फरमा रही हैं इस एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जो है ना, बेसिकली इसकी प्रोपोर्शन भी वेरीज फ्राम कंट्री टू कंट्री। और सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा है बेसिकली वो यही एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट ही हैं। मैं एक स्टडी को कोट करना चाहूँगा। आइसलैंड एक छोटा सा जजीरा है जिसमें तकरीबन 3.5 लाख लोग रहते हैं। तो उधर देखा गया है कि बेसिकली सबसे ज़्यादा जो वायरस स्प्रेड हो रहा है वो घरों में हो रहा है। यानी यही जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं ये इन्फेक्शन को घर लेके जाते हैं। और दूसरा ये है जो कि इज्तिमा है, जो सोशल गैदरिंग है, इसकी वजह से जो है ना वायरल इन्फेक्शन काफ़ी स्प्रेड हो रही है। और पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल में अब वैसे तो 1 साल हो गया है इस वायरस को, हम इसके बारे में अब बहुत कुछ लर्न कर चुके हैं और कोई बड़ा मैजिक नहीं है, सिंपल सी चीज़ है कि मास्क पहन लें, सोशल डिस्टेंसिंग कर लें, अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इवन वैक्सीन आने वाली भी है। तो मैं आपको ये CNBC पर अभी 3 दिन पहले रॉबर्ट रेडफील्ड जो कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल USA के हेड हैं, जो पूरी दुनिया में इन्फेक्शियस डिजीज को देख रहा होता है, उसने कहा है जी मैं वैक्सीन लेने से मेरे लिए बेहतर है कि मैं मास्क पहन लूं और मास्क से मैं ज्यादा जो है ना सेव रह सकता हूं। मेरे ख्याल में हमें जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए। बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे यहाँ मास्क ही नहीं लोग, और हमने इससे ये आप दोनों ने वो बात की है कि लोग SOPs फॉलो नहीं कर रहे। पहले फिर हमें थोड़ा नजर आ जाता था। एक तो ऑब्वियसली लॉकडाउन भी था, आप उसको पार्शियल लॉकडाउन कहें, सॉफ्ट लॉकडाउन कहें, बट था और लोगों में एक डर था, खौफ था। अब वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। और जैसे डॉक्टर अताउर रहमान साहब कह रहे थे कि अब तो बड़े लोग कहते हैं भाई कोरोना है ही नहीं, वो मानते ही नहीं है कि ऐसा कोई वायरस मौजूद भी है। ये वैक्सीन के हवाले से डॉक्टर अताउर रहमान साहब बताएगा कि उसमें क्या प्रोग्रेस है। अभी ये डॉक्टर फैसल सुल्तान का बयान भी आया था कि पहली सहमाही में अगले साल जो है वो वैक्सीन अवेलेबल होगी यहाँ पर। जी, सूरत हाल ये है कि कोई 150 कंपनियां हैं जो वैक्सीन बना रही हैं इसके खिलाफ, जिनमें से तकरीबन 12 कंपनियां जो हैं उनके फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो कंप्लीट होने को हैं।
और ये उसके बाद फिर जो उन ममालिक की जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो फिर जब अप्रूवल देंगी उसके बाद इसकी मास प्रोडक्शन होगी। पाकिस्तान में 2 चाइनीज़ कंपनीज क्लिनिकल ट्रायल्स कर रही हैं। एक जो है वो कैंसिनो बायो है जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के साथ क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल में, और दूसरी जो है वो सीनोफार्म है जो कि कराची यूनिवर्सिटी में जो मेरा इदारा है हमारे साथ एग्रीमेंट हुआ है, और इंडस हॉस्पिटल और दूसरे हॉस्पिटल के साथ क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं। तो ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं इनकी रिजल्ट्स बहुत मजबूत हैं और ये बहुत ज़्यादा सूटेबल होंगी मेरे ख्याल से। मिसाल के तौर पे फाइज़र के मुकाबले में जो को -70 या -80 डिग्रीज पे रखना पड़ता है और पाकिस्तान के लिए वो सूटेबल नहीं है और इनके दाम भी ज़्यादा मुनासिब होंगे। तो इस वजह से काफ़ी, और जो अब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उससे और ये पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को जो है वो प्रोवाइड की जाएगी और उसके बाद आपका ये प्लान है कि बाकी आवाम के लिए हो। जी, मेरी एडवाइस तो ये है कि सबसे पहले तो जो हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको दी जाए। उसके बाद जो एक खास सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल लोग हैं 50 साल से ज़्यादा उम्र के, उनको फिर दी जाए। उसके बाद फिर दूसरे लोगों को दी जाए और ये फिर बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज करना होगा इसको पूरे मुल्क में। और मेरी तो एडवाइस ये है कि इसके लिए सारे सूबे हेल्थ कार्ड्स जारी करें, जैसे कि KP ने हेल्थ कार्ड जारी किए हैं, और उन हेल्थ कार्ड्स के अगेंस्ट ये मुहैया की जाएँ ताकि लोगों पे माली इसका बोझ ना पड़े, बल्कि ये मुफ्त में मिल सके लोगों को। तो इसका कोई सूरत हाल निकालनी पड़ेगी कि किस तरीके से, उसके प्राइस पे डिपेंड करेगा कि क्या दाम होते हैं और कितने किन को दी जा सकती है ये। सही, लेकिन पहले ऑब्वियसली यही तजवीज़ होगी कि फ्रंट लाइन वर्कर्स को जो है ये प्रोवाइड की जाए। डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब, एक और चीज़ पे ज़रा रहनुमाई फरमाइएगा कि डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि 55 साल से जो ज़ायद उम्र के अफराद हैं वो इसका निशाना बनते हैं, लेकिन हमने देखा है कि इसमें कोई तफरीक नहीं उम्र की। हमें यंग लोग जो हैं वो भी इसका शिकार होते हुए दिखाई दिए हैं। इनफैक्ट वी हैव सीन अ लॉट ऑफ यंग पीपल डाइंग फ्रॉम दिस वायरस। देखिए जी, अभी जो रिसेंट डेटा है ना, वो उसमें जो इन्फेक्शन रेट है, जो लोग 55 साल से ज़्यादा हैं उनमें इन्फेक्शन रेट बहुत कम हुआ है, और यंग पॉपुलेशन में बेसिकली इसका इन्फेक्शन रेट रिलेटिवली बहुत हाई हुआ है। ये मैं ग्लोबल डेटा की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, हाँ जी। लेकिन हमें बड़ी खुशखबरी है कि डॉक्टर अताउर रहमान साहब फरमा रहे हैं कि हमारी चाइना से वैक्सीन डायरेक्ट आ जाएगी। लेकिन जो जनरल सिचुएशन है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोग्राम है कोवैक्स, जिसके थ्रू उन्होंने जो है ना एक फेज 1 और फेज 2 प्रोग्राम बनाया हुआ है। मेरे ख्याल में अता साहब डेफिनेटली उसमें भी अपना रोल प्ले कर रहे होंगे, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये कोशिश है कि 2021 में कम से कम 20% दुनिया के लोगों को वैक्सीन दे देनी चाहिए। और उसमें उन्होंने 9 कंपनियां पहले सिलेक्ट की हैं, 9 और सिलेक्ट करने जा रही हैं, और दिस इज ए वेरी गुड कोलैबोरेशन जो हमारा चाइना के साथ चल रहा है। मेरे ख्याल में आई थिंक वी विल बी ऑन द बेटर साइड, वी होप फॉर द बेस्ट। सही है, लेकिन ये आपने बात सही बताई कि यहाँ पर आपने कहा कि पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि जो यंग लोग हैं उनमें इन्फेक्शन रेट ज़्यादा है, और ये जो बात की जा रही है ये, इस पे आप क्या कमेंट करेंगे डॉक्टर अताउर रहमान साहब कि ये फैसल सुल्तान साहब कह रहे हैं कि 55 साल से ज़ायद अफराद जो हैं वो इस वायरस का निशाना बन रहे हैं, बट कि हकीकत जो है वो इसके बरक्स भी हमने देखी है। बहुत सारे यंग लोगों में ये वायरस है, उनकी अमवात भी इससे हुई हैं। दरअसल इस वायरस की कई म्यूटेशंस हैं जो इस वक्त हैं, ये खाली एक वायरस नहीं है। पाकिस्तान में भी इसकी कई म्यूटेशंस हैं और बाहर भी मुख्तलिफ म्यूटेशंस हैं, और अगर वो सिग्निफिकेंट म्यूटेशंस होती हैं, इसका मतलब है किसी अहम जगह पे म्यूटेशन हो रही है जिससे उसका बिहेवियर का पर असर पड़ रहा है, तो फिर आपको इस तरह की वेरिएशन दिखाई देंगी कि ये किन लोगों को ज़्यादा अटैक कर रहा है। अच्छा। जो पाकिस्तान में अगर ये बात दुरुस्त है जो कि डेटा के यहाँ पे जो है वो जो फिगर्स आपने बताए, तो अगर ये बात दुरुस्त है और ये अगर वर्ल्ड डेटा के में इससे मुख्तलिफ है, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ जो म्यूटेशंस हैं वो उनकी वजह से ये आपको डिफरेंस मिल रहा है डेटा के अंदर। और वो तो हमने, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि हमने साबित भी किया है कि कुछ जो इसके स्पाइक प्रोटीन बनाती हैं वहाँ पे जीन्स में भी म्यूटेशंस आई हैं, तो इसके यकीनन बिहेवियर में इसके फ़र्क होगा।
और इसमें ये भी एक पहलू है कि वैक्सीन आ भी जाती है तो उसके बारे में कोई पता नहीं है कि कितने अरसे तक आपको प्रोटेक्ट करेगी। क्या वो 4 महीने तक प्रोटेक्ट करेगी कि 10 महीने तक कि 2 साल तक, कि कब आपको दोबारा लगवाना पड़ेगा, इसके बारे में कोई लॉन्ग टर्म स्टडीज है ही नहीं। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जैसे कि डॉक्टर मुख्तार ने सही फरमाया कि हमें आज ही हमें फौरी तौर पे अपने ऊपर ये SOP लागू कर लेने चाहिए। वैक्सीन की आपको जरूरत ही नहीं है अगर आप खुद एहतियात कर लें, तो दैट इज द क्रिटिकल थिंग। और वो जब तक हम एहतियात नहीं करेंगे तो ये सही बढ़ता रहेगा। ये बड़ी अच्छा, ये आपने सही जो आपने बुनियादी बात बताई कि अगर वैक्सीन आ भी जाती है तो आपको ये नहीं पता कि वो कितने अरसे के लिए आपको प्रोटेक्ट करेगी और कितने अरसे बाद, कितने हफ्तों बाद, कितने महीनों बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी उसकी दूसरी डोज की। ये डॉक्टर अताउर रहमान साहब आप पहले कमेंट कर दें, फिर मैं डॉक्टर मुख्तार साहब की राय पे भी इस पे जानूंगी कि अभी ये हमारे पास NCOC का डाटा आया है और इसमें उन्होंने कहा है कि 5 बड़े शहर ऐसे हैं जो कि यौमिया जो केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है, शरह बढ़ रही है मुस्बत केसेस की, उसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं, मजमूई तौर पे जो वबा के फैलाव में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कराची हैं जो बड़े शहर हैं आपके। सो आप समझते हैं कि अगर पूरे मुल्क में नहीं तो आपने ये अखज़ कर लिया इस वक्त नतीजा कि इन शहरों की वजह से आगे भी पूरे मुल्क में वबा फैल रही है, तो यहाँ कोई लॉकडाउन के लिए कोई इकदाम उठाना चाहिए? मेरी राय तो ये है कि आपको जहाँ जहाँ ये जिन शहरों में ये वबा ज़्यादा फैले वहाँ दफ़ा 144 लगा देनी चाहिए, वहाँ इज्तिमात पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। फिर एयरलाइंस में इस वक्त जो आपने मार्च अप्रैल में जो आपने प्रिकॉशन दे रखे थे कि साथ नहीं बैठ सकते थे, एक सीट खाली थी, वो फौरी तौर पे लागू कर देना चाहिए। और जो हॉट स्पॉट्स हैं उसको रोज़ाना की बुनियाद पे मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन इसको आपको बतदरीज सख्ती करनी पड़ेगी पूरे मुल्क में जैसे जैसे ये फैलता है, अगर ये ताकि ये बेकाबू ना हो जाए। एक दफ़ा ये बहुत ज़्यादा फैल गया तो फिर आप कोशिश करते रहें, फिर इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आपने देखा हिंदुस्तान में, अमेरिका में, UK में और बहुत से और ममालिक में बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा। ठीक है। अब डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब, जिस तरह डॉक्टर अताउर रहमान साहब फरमा रहे थे कि जहां पर ये है जो जिस तरह 5 शहरों का जिक्र NCOC ने किया भी है कि उनकी वजह से या उन शहरों से पूरे मुल्क तक ये वबा का फैलाव हो रहा है, दफ़ा 144 की उन्होंने बात की। हम यहाँ देख रहे हैं कि दफ़ा 144 के बावजूद भी उस पर उस तरीके से मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो पाता। एयरलाइंस में उन्होंने कहा कि एक सीट का फ़ासला जो है उसका इतलाक़ होना चाहिए, वो फ़ासला रखा जाए। फिर अवामी इज्तिमात पर पाबंदी, हमारे यहाँ तो अदालती हुक्म भी आ गया अवामी इज्तिमात पर पाबंदी का, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि अमल दरामद नहीं हो रहा। हमारी तो सियासी जमातें अमल दरामद नहीं कर रही, आम आवाम क्या करेगी? सो आप समझ रहे हैं कि 5 शहरों की हद तक बड़े शहर हैं, ऑब्वियसली आपने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखनी हैं, इकॉनमी देखनी है, सब कुछ देखना है, लेकिन आपको लगता है कि ये जो सॉफ्ट लॉकडाउन का नाम दिया जाता है या स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दिया जाता है, यहाँ पर लागू होना चाहिए? देखिए जी, मैं डॉक्टर अता साहब की बात को 100% एंडोर्स भी करूंगा और एक मैं सजेशन भी देना चाहूंगा कि वायरोलॉजी के बारे में मेरे ख्याल में साइंस लिटरेसी की कमी है। अब देखें, एक गन से जो है ना गोली आ रही होती है, कोई भी उस गोली के सामने खड़ा होना नहीं चाहेगा, लोग छुप जाते हैं, डर जाते हैं। ये वायरस पार्टिकल जो है ना, ये एक मिट्टी के जर्रे की तरह है जो कि आपके कपड़ों पर या आपके जिस्म पर लग के जो है ना, इफ यू गो टू एन एरिया जहां पे ज्यादा वायरस है तो आप इस वायरस को घर ले जाएंगे। ये ऐसे बंदूक की गोली ही घर लेके जा रहे हैं। लोगों को समझना चाहिए, गवर्नमेंट को अपनी पूरी एफर्ट्स जो है ना, आई थिंक दे शुड पुट इट। अगर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए या उनको मास्क पहनाने के लिए कोई रेगुलेटरी चीजें भी लानी पड़ती हैं, लेट इट बी डन, क्योंकि हम सारे जो है ना अपने अच्छे तरीके से रहना चाहते हैं। Nobody want to die with this infection which is just like a horrible infection. Everybody want to अगर आवाम नहीं मान रही, आप तो रियासत का या हुकूमत का काम सिर्फ और सिर्फ ये बता देना नहीं है कि ये हमारा फैसला है या ये हमारा डिसीजन है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो, इसको यकीनी बनाना भी रियासत का फ़र्ज़ है। डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब, डॉक्टर अताउर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।